हेलो गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर आरटेट 2011 के अंदर साइकोलॉजी भाग के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि विकास से सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। प्रश्न नंबर 2, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव और प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 7 से 12 वर्ष तक, क्योंकि ये बाल्य अवस्था होती है। तीसरा प्रश्न है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण का, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा, वंशक्रम एवं वातावरण का। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलनीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक संचरण। प्रश्न नंबर 5, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन, सहकारी अधिगम तथा पीयरिंग ट्यूटरिंग सहपाठी द्वारा अनुशिक्षण, अध्यापक के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सहकारी अधिगम तथा पीयरिंग ट्यूटरिंग सहपाठी द्वारा अनुशिक्षण, क्योंकि सहपाठी अनुशिक्षण कराएंगे तो विशेष जो बालक होंगे वो पढ़ने में आसानी महसूस करेंगे। प्रश्न नंबर 6, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजग विशेषता हैं। ये सजगता किस में पाई जाती हैं? प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, सृजनशील बालकों की, क्योंकि ये सृजनात्मकता करते रहते हैं, जिसमें कहाँ कमियां हैं, कहाँ रिक्तियां हैं, उसको कैसे फुलफिल किया जाए ये जानते हैं। ये इनकी योग्यता होती है। प्रश्न नंबर 7, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती हैं, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती हैं। यह उदाहरण है, किसका उदाहरण है? श्रृंखलागत अधिगम का, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, प्रत्यय अधिगम का, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा श्रृंखलागत अधिगम का, क्योंकि वो चलकर आई तो एक श्रृंखला के रूप में अलमारी के पास गई और उसके खूंटी के ऊपर उसको कोट को टांग दिया। तो ये श्रृंखलागत अधिगम का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 8, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा प्रशंसा एवं दोषारोपणों को, प्रतिद्वंद्विता को, पुरस्कार एवं दंड को, परिणाम का ज्ञान। तो इसके अंदर जो ये चारों दिए हुए हैं वो बाह्य प्रेरणा के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें से फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, केवल सेकंड, या इनमें से सभी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी, क्योंकि ये जो चारों के चारों हैं वो बाह्य अभिप्रेरणा हैं। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव के, को कहा जाता है। यानी देखकर सीखेंगे तो क्या कहेंगे? सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम या आकस्मिक अधिगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सामाजिक अधिगम। यानी समाज में हम देखकर सीखते हैं, वैसे ही व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को जब देख के सीखता है उसे सामाजिक अधिगम कहते हैं। प्रश्न नंबर 10, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, अवधान संबंधित बाधा या विकार, डी, अभिप्रेरणा का अभाव। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका अधिगम निर्योग्यता का पूछा है, कौन सा लक्षण है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, अवधान संबंधी बाधा या विकार। क्यों होगा? क्योंकि जो दूसरे जो कारण हैं, जो लक्षण हैं,
वो क्या है, प्रतिभाशाली बालकों में भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 11, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक हैं संसार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक या परिपक्वता एवं आयु। तो इसका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि परिपक्वता और आयु हैं वो क्या है, व्यक्तिगत कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण, इनमें से कोई नहीं। चूँकि यहाँ पर कहा गया है कि प्रभावित नहीं करता, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शून्य प्रशिक्षण अंतरण, यानी गेंदबाजी का उसके बल्लेबाजी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर होगा शून्य प्रशिक्षण अंतरण। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? ए, अभिव्यक्ति, संगीतीकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, बी, मानसिक विकारों का न होना, सी, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, अभिव्यक्ति, संगीतीकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, ये इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14, फ्राइड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने क्या कहा है? कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं, या फिर कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं, सी, विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, क्योंकि इन्होंने संज्ञानात्मकता के ऊपर बहुत ज़्यादा बल दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 15वां, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सृजनात्मकता, यानी अभिसारी चिंतन का जो सीधा संबंध उन्होंने बताया है वो सृजनात्मकता से है। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सा कथन रुचियों के बारे में सत्य नहीं है? ए, रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं, बी, रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती हैं, सी, रुचियाँ योग्यता और अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती, और डी, रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं हैं। तो इसका जो सत्य नहीं पूछा है वो है आपका डी, राइट होगा, क्योंकि रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब होती हैं, और यह नहीं कहा है, यानी कि ये आपका सत्य नहीं है, इसलिए इसका डी है वो राइट हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, अभिवृत्ति है एक भावनात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है, बी, एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचायक है जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जाता है, या सी, डी की मतलब व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो विशिष्ट प्रकार की होती हैं, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एक भावनात्मक, यानी ये अभिवृत्ति क्या है, एक भावनात्मक प्रवृत्ति है जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। प्रश्न नंबर 18, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की कितनी भूमिका है? ए, नाम मात्र की भूमिका, बी, महत्वपूर्ण भूमिका, सी, अपूर्वानुमेय में भूमिका, डी, आकर्षक भूमिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाम मात्र की भूमिका, क्योंकि यहाँ व्यक्तित्व एवं बुद्धि है,
अगर यहाँ पर विकास होता तो अलग बात होती, लेकिन यहाँ व्यक्तित्व और बुद्धि की अगर वंशानुक्रम की बात की जाए तो यहाँ पर नाम मात्र की भूमिका रहेगी। प्रश्न नंबर 19, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह निम्न में से कौन सा है? इदम, अहम, या फिर सी परम अहम और डी है इदम और अहम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इदम। इदम के अंदर जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती हैं वो भंडारित हो जाती हैं। अगला प्रश्न नंबर 20, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। किसमें सहायता करता है? हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में, या अजनबियों से निपटने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दबाव से निपटने के लिए रक्षा तंत्र बहुत सहायक है। प्रश्न नंबर 21, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होती हैं? तादात्मीकरण, विवेकीकरण, अतिकल्पना, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी अतिकल्पना। प्रश्न नंबर 22, बालक प्रसंग बोध प्रशिक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु में बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्डों के यानी कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। किसको प्रतिस्थापित किया गया है? ए सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, बी लोगों के स्थान पर जानवरों को, सी पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, डी वयस्क के स्थान पर बालकों को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लोगों के स्थान पर जानवरों को प्रतिस्थापित किया गया। प्रश्न नंबर 23, सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ए ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी विचारावेश, बी व्याख्यान विधि, सी दृश्य श्रव्य सामग्री, और डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रेन स्टॉर्मिंग या फिर विचारावेश जो विधि है उसको काम में लेना चाहिए सृजनशीलता के पोषण के लिए। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, बी अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, सी आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समानांतर हैं, डी मूल प्रवृत्तियाँ आंतरिक जैविक बल हैं। तो इसका राइट आंसर यानी कि सही नहीं पूछा है तो वो ए होगा, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। नंबर 25वां प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। ए 40 घंटे, बी 45 घंटे, सी 50 घंटे और डी 55 घंटे। तो बहुत इजी है, बी आंसर हो जाएगा 45 घंटे। प्रश्न नंबर 26, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? ए विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना, बी कार्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, सी संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, या डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी, क्योंकि ये जो तीनों ऊपरलिखित कार्य हैं वो करने होंगे, ये दायित्व होगा। प्रश्न नंबर 27, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ाने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? ए महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए, बी नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए, सी शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, डी शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए। प्रश्न नंबर 28, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। ए ज्ञान स्थायी है वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है, बी शैक्षिक केंद्रित से विषय केंद्रित होने पर, डी विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर और इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थी केंद्र से अध्यापक की ओर तो हो ही नहीं सकता, शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्रित भी नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर होगा ए ज्ञान स्थायी है वह दिया जाना चाहिए, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती
हैं। ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसके मुख्य उद्देश्य है। 30वां, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? ए, खुली पुस्तक परीक्षा, बी, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सी, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी, क्योंकि खुली पुस्तक परीक्षा, सतत मूल्यांकन और सामूहिक कार्य सभी को इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। इस तरह से आपकी जो 30 प्रश्न हैं साइकोलॉजी के पूरे होते हैं, इसके आंसर समेत। ये जो आंसर हैं ये 2011 के आंसर की है जो आई है ओरिजिनल, उससे मैच किए हुए हैं। तो पूरी तरह से ये आंसर की ऑफिशियल आंसर की के ऊपर बेस्ड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।